हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपुल यादव आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल पीसीएस समीक्षा पर, जहां पे हम कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर से जो सिलेबस आया हुआ है स्वास्थ्य से रिलेटेड उसको। ठीक है, हमने इस पे एक लेक्चर पर ऑलरेडी कर लिया है कंप्लीट। आज हम इस पे दूसरा लेक्चर करने वाले हैं जो कि आपके स्वास्थ्य से ही रिलेटेड है। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट को देखते हैं जो आपको थोड़ा सा एनर्जी देगा। और वो है नेल्सन मंडेला का बहुत ही फेमस कोट, जिसका नाम है इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। ठीक है, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे या हमें वो चीज़ें इम्पॉसिबल लगती हैं, बट वो होने के बाद पता चल जाता है कि असल में ये चीज़ें पॉसिबल थी। ठीक है, इसीलिए आप अपने मेहनत करते रहिए। आपको भले ही लग रहा होगा कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। जिस दिन वो काम हो जाएगा आपको खुद पता चलेगा कि वो काम बहुत आसान था और बहुत ही इजी वे में वो चीज़ें हो सकती थी। ठीक है, चलिए इसी मोटिवेशन कोट के साथ आपको स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर अपना नेक्स्ट, जो कि हमारा सेकेंड लेक्चर है। और वो है आपका स्वास्थ्य सैद्धांतिक आयाम। आप जब अपना सिलेबस देखेंगे ना, तो उस सिलेबस में आपको साफ साफ दिखाई देगा कि वहाँ पे आपके एग्ज़ाम में एक सिलेबस दिया हुआ है स्वास्थ्य सैद्धांतिक आयाम का संघर्ष प्रकारात्मक एवं अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण, यानी स्वास्थ्य के ये जो 3 दृष्टिकोण हैं इनके बारे में भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पिछले लेक्चर में हमने स्वास्थ्य को समझा था और आज हम इन 3 बिंदुओं की बात करेंगे, इन 3 दृष्टिकोणों की बात करेंगे जो कि हेल्थ को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। यहाँ पे इंग्लिश में भी चीज़ें दी हुई हैं, जो भी बाइलिंगुअल वाले स्टूडेंट्स हैं। पिछले लेक्चर में शायद मे भी कुछ ऐसा बाइलिंगुअल मैंने कर रखा था, बट फिर भी शायद कुछ वहाँ पे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स कम थे या ज़्यादा थे, तो आज भी हमने एक एक लाइन को ही बाइलिंगुअल के फॉर्म में कर दिया। और जहाँ पे जो इंग्लिश के वर्ड ज़रूरत है, जहाँ पे हिंदी की ज़रूरत है, वो हमने सारे डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, बाकी आपको किसी और तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अपने कमेंट्स में मतलब आप सुझाव भेज सकते हैं। भूमिका क्या है, पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। स्वास्थ्य केवल जैविक स्थिति नहीं है। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर किया हुआ है तो आप इस बात से बहुत सहमत भी होंगे और आपको ये पता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। स्वास्थ्य केवल एक जैविक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिना है। इस बात को मैं आपको एक बार में समझा देता हूँ, ताकि ये जो शब्द है ना, इससे आप कंफ्यूज ना हो और ये लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये लिख तो मैंने दिया है, पर आप इसको पढ़कर आंसर दे पाएंगे ये ज़रूरी नहीं है। इन बातों को समझना ज़रूरी है कि सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिना का मतलब क्या है, यानी कि सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणा क्या है। स्वास्थ्य बहुत ही डायनेमिक और मल्टी डायमेंशनल है, ये बात आपने पहले लेक्चर में समझ ली थी। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो हेल्थ है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिना इसलिए है क्योंकि सोसाइटी ही डिसाइड करता है कि आप बीमार हैं कि नहीं हैं। अगर कोई मुझसे बोल रहा है कि बीमार हो, तो मैं बोलूँगा मैं बीमार नहीं हूँ। लेकिन मुझसे अगर किसी दूसरे ने बोला कि मैं बीमार हूँ, तब भी मैं बोलूँगा कि मैं बीमार नहीं हूँ। लेकिन अगर हर कोई मिलने वाला मुझसे बोले कि तुम बीमार हो, तब मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि मैं बीमार हूँ कि नहीं हूँ। भले ही मैं फिजिकली फिट हूँ, मेंटली फिट हूँ, सोशली फिट हूँ, पर फिर भी मेरे अंदर ये बात आ जाएगी कि हाँ मैं बीमार हूँ। अगर हर कोई मिलने वाला मुझसे बोल रहा है कि आप बीमार लग रहे हो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगेगा। इसलिए ये बात लिखी यहाँ पे कि जो हेल्थ होती है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिना है। इस बात को हम थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। वो ऐसे कि समाज निर्धारित करता है कि व्यक्ति बीमार है या नहीं, बीमार है या नहीं। असल में ये जो वर्ड लिखा हुआ, ये जो पूरा का पूरा लिखा है ना, सोशल कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना, उसका ये अर्थ है। अगर समाज बोल रहा है कि आप बीमार हो, तो इसका मतलब आप बीमार हो। आप नहीं भी हो तो आपको लगने लगेगा कि आप बीमार हो। तो ये असल में इस लाइन का मतलब है। आगे पढ़ते हैं। समाज शास्त्र में स्वास्थ्य को समझने के लिए विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोण विकसित हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं फंक्शनैलिटीज,
कन्फ्लिक्ट एंड इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। ये जो हमने जो सिद्धांत यहाँ पे जो दृष्टिकोण है, असल में हम इन्हीं की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो समाज ने स्वास्थ्य को समझने के लिए कुछ यहाँ पे कह सकते हैं आप संघर्ष और प्रक्रियात्मक और अंतःक्रियावादी कुछ सोच डेवलप की है, कुछ दृष्टिकोण दिए हैं और उन्हीं को हम आज समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तीनों दृष्टिकोण बताते हैं कि स्वास्थ्य और बीमारी केवल शरीर की अवस्था नहीं बल्कि समाज, शक्ति, असमानता, ठीक है, यहाँ अमीरी गरीबी की बात की गई है, असमानता हो गई और असामाजिक व्यवहार को भी दर्शाते हैं। और इन्हीं तीन दृष्टिकोणों से हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलें आगे, इस स्लाइड से आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा जो दृष्टिकोण है वो है प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो कोर आइडिया है वो ये है, या इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि फंक्शनलिज्म जो है के अनुसार समाज एक सिस्टम की तरह है जिसमें हर संस्था का एक कार्य होता है। स्वास्थ्य इस प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारी सी लाइन लिखी हुई है, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। वो ये कहना चाह रहा है जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग हैं और उन अंगों का अपना अपना काम है, वैसे ही समाज में हर व्यक्ति का अपना अपना काम है और अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है, उसी तरीके से समाज में कुछ और भी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता है या जिनके अपने अपने काम हैं, जैसे शिक्षा का अपना एक काम है, ठीक है, स्वास्थ्य का अपना एक काम है। यहीं से ये पॉइंट को आपको पकड़ना है। स्वास्थ्य का समाज में एक अपना काम है। अगर स्वास्थ्य नहीं होगा तो समाज में गड़बड़ होने स्टार्ट हो जाएगी। क्या समाज अपना काम कर पाएगा? नहीं। अगर हर कोई बीमार हो गया तो क्या समाज बचेगा? क्या समाज अपना काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बस सिंपल सा मतलब यही। ये जो फंक्शनलिज्म का जो सिद्धांत है वो असल में वो यही कह रहा है। क्या कह रहा है, फिर से समझिए इस बात को। समाज एक सिस्टम की तरह है जिसमें हर संस्था का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप बार बार कंफ्यूज ना हो। संस्था का मतलब यहाँ पे ये है कि हम बात कर रहे हैं जैसे एजुकेशन, शिक्षा, ठीक है, हेल्थ, पॉलिसीज, ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं ना, ये भी समाज में अपने आप को बहुत ही डोमिनेट करती हैं। संस्था का एक कार्य होता है, ठीक है, हेल्थ का अपना एक काम है समाज के प्रति, एजुकेशन के एक अपना काम है समाज के प्रति, स्वास्थ्य इस प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और ऑफिस आप एक बात को समझिए, अगर समाज हेल्दी नहीं है तो जाहिर बात है हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना वहाँ पे कोई सामाजिक व्यवस्था रह जाएगी और ना ही आप जानते हैं कि कोई सामाजिक व्यवहार रह जाएगा। तो इसीलिए ये जो फंक्शनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी बात को समझा रहा होता है, ठीक है, कि हर व्यक्ति का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इस दृष्टिकोण के प्रमुख समाजशास्त्री टैलकॉट पार्सन है। अब ये बात आपको बहुत याद रखनी है कि ये जो दृष्टिकोण है वो सबसे पहले जो दृष्टिकोण दिया गया किसके द्वारा दिया गया, तो एक आप कह सकते हैं कि समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है टैलकॉट पार्सन, ठीक है। तो टैलकॉट पार्सन ने ये प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण दिया था फिलहाल, और इसमें इन्होंने एक थ्योरी दी जिस थ्योरी का नाम है सिक रोल, ठीक है। सिक का मतलब होता है बीमार, सिक का मतलब होता है बीमार। तो मैं इस चीज़ को ना, सिक रोल को यहाँ पे एक बार हिंदी में लिख देता हूँ ताकि हम बोल सकते हैं यहाँ पे बीमार होने के नियम, ठीक है, या अधिकार। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। टैलकॉट पार्सन जो थे ना, उन्होंने एक थ्योरी दी और उन्होंने बोला, थ्योरी का नाम क्या है, सिक रोल थ्योरी। इसमें बोला पार्सन ने सिक रोल की अवधारणा दी जिसके अनुसार बीमारी एक सोशल रोल है। बीमारी, उन्होंने बोला कि बीमारी आपके लिए एक सोशल क्या है, राइट है, या सोसाइटी में आपको बीमार होने पे भी आपके कुछ कर्तव्य हैं, उसके बारे में उन्होंने बोला, ठीक है। इस सिक रोल थ्योरी को थोड़ा सा समझते हैं आगे वाले पॉइंट पे। देखिए इसके मुख्य तत्व क्या है। ये जो सिक रोल थ्योरी है, असल में हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सिक रोल थ्योरी, ठीक है।
इस थ्योरी में बेसिकली क्या बातें कही हैं वो समझते हैं। पहले पॉइंट को अभी हम इग्नोर करते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। समान सामाजिक भूमिकाओं से छूट मिलती है। अगर मान लीजिए आप बीमार हैं, ठीक है, अगर आप बीमार हैं तो जाहिर सी बात है आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक फ़ोन करके अपने मैनेजर को, अपने बॉस को बोला कि सर आज मेरी तबीयत ख़राब है, तो बॉस जान जाएगा कि आज आपको छुट्टी देनी है, या फिर आप छुट्टी मांग रहे हैं, या फिर आपको छुट्टी की ज़रूरत है। तो आपके जो उस समय सामाजिक कार्य थे आपको उससे निर्वृत्त कर दिया जाता है, आपको उसके उस दिन वो कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। वो यही लाइन कहने की कोशिश कर रहा है, उसे सामान्य सामाजिक भूमिकाओं से छूट मिलती है। अगर आप सिक हैं, बीमार हैं, इस वर्ड को मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि इस शब्द को आप समझ जाएं और इस थ्योरी को समझ जाएं, ठीक है, क्योंकि थ्योरी जो है आपको ऐसे ही सिक रोल करके देने वाला है। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहली बात क्या हुई, अगर आप बीमार हैं तो आपको जो सामाजिक भूमिकाएं होती हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। यानी कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, मान लेते हैं कि आप ऑफिस जा रहे हैं, या कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, ठीक है, या किसी भी, या आपका जो घर के जो काम है, ठीक है, आपका कोई घर का काम है, जैसे घरेलू महिलाएं जो होती हैं जो घर का काम करती हैं, इन सारी ही चीज़ों से उनको क्या बोल जाती है, एक सामाजिक भूमिकाओं से छुटकारा दे दिया जाता है, ठीक है। तो घर के जो काम होते हैं हम लिख सकते हैं यहाँ पे, घर के काम जो होते हैं, इन सारी ही चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाता है। आपको ना तो ऑफिस जाने की ज़रूरत है और ना ही आपको स्कूल जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको घर के काम करने पड़ते हैं अगर आप बीमार हैं तो, ठीक है, ये बात बहुत सही सी है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, उसे स्वस्थ होने की इच्छा रखनी चाहिए। और अगर आप बीमार हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंजॉय करें। आपने फ़ोन करके ऑफिस में बोला कि सर आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, मेरी तबीयत ख़राब है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर स्वस्थ होने की इच्छा भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बैग पैक किया और अपना किसी ट्रिप पे निकल गए। अगर आप बीमार हैं तो आप कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं, आपको चुपचाप एक बेड रेस्ट पे जाना है ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं, या डॉक्टर ने आपको जैसे सजेस्ट किया है। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको घूमने जाना है तब आप ठीक हो जाएंगे, तब आप घूमने जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बीमार है तो आपको घूमने नहीं जाना है। अगर डॉक्टर ने ये बोला है कि जाइए आप एक आध ट्रिप होकर आइए तब आप ठीक हो जाएंगे, तो आपको ट्रिप पर ही जाना है, क्योंकि ये कह रहा है स्वस्थ होने की इच्छा रखनी चाहिए आपको। तो आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा है घूमना, तो आपको घूमने जाना है, ठीक है। आपको ऑफिस में बोलना है कि मैं घूमने जा रहा हूँ क्योंकि मैं तभी ठीक होऊंगा, तो वो ऑफिस वाले उस बात को समझेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो उनको सिक रोल थ्योरी आपको बताना पड़ेगा कि सिक रोल थ्योरी क्या बोलती है, ठीक है। तो ये है आपका दूसरा काम कि आपके मन में अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए अपने आप को ठीक करने की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, उसे मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं क्लिनिक जाना पड़ेगा। यही है मतलब, मेडिकल हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। आखिर कैसे पता चलेगा कि आप बीमार हैं और आप अपने आप को ठीक करना चाह रहे हैं? आपने केवल इच्छा जताकर अपने आप को थोड़ी ठीक कर पाएंगे। इच्छा आपने जताई कि हाँ मैं ठीक होना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप दवाई ही नहीं ले रहे हैं तो आपकी इच्छा का कोई मतलब नहीं रहा वहाँ पे, ठीक है। तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। अब आते हैं इन बातों के बाद इस पॉइंट पे जो कि पहले लिखा हुआ था, वो ये कह रहा है कि व्यक्ति अपनी बीमारी के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है। समाज आपको बीमारी के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। वो ये नहीं कहेगा कि तुम जानबूझ के बीमार हो गए हो, हालांकि लोग कह देते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो सिक रोल थ्योरी कहती है वो ये कहती है कि समाज आपकी बीमारी के लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। अब आपको अगर डायबिटीज़ हो गई है तो समाज ये नहीं कहेगा कि तुमने खुद डायबिटीज़ कर ली है, आप उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। अगर आपको बुखार हो गया तो समाज ये नहीं कहेगा कि तुमने खुद बुखार कर लिया है अपने आप को, वो आपके हाथ में नहीं है। तो ये कहने का मतलब था यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे ही पॉइंट्स असल में सिक रोल थ्योरी को डिफाइन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सिक रोल थ्योरी क्या है। ये आपके यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जब आप अनहेल्दी होते हैं तो आपके कुछ अधिकार भी होते हैं। वो अधिकार क्या हैं आपके, कि आपको उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। लेकिन और आपको क्या मिलेंगे, ऑफिस स्कूल या घर के कामों से छूट मिलेंगी, ये आपके अधिकार हैं, ये आपको मिल गए। लेकिन आपके उसके साथ साथ आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। जिम्मेदारियां क्या हैं कि आपको यहाँ पे इच्छा शक्ति दिखानी होगी ठीक होने की। दूसरी चीज़ है आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर दूसरे ऊपर के जो 2 पॉइंट देखेंगे ना हम लोग,
अगर हम ऊपर के 2 पॉइंट देखेंगे तो असल में ये 2 पॉइंट ऊपर वाले हमारे, ये 2 पॉइंट ऊपर के, ये जो है ये असल में आपके बीमारी के अधिकारों को दिखाते हैं। ठीक है, ये आपके अधिकार को दिखाते हैं, ये आपके अधिकार हैं जो कि बीमारी के बाद आपको मिलते हैं, ये आपके राइट्स हैं। और ये जो नीचे के 2 हैं ना, मैं इसको अलग कलर से कर लेता हूँ, और ये जो नीचे के 2 हैं 3 और 4, ये असल में आपके कर्तव्य हैं जो आपको बीमारी के समय निभाने हैं। ठीक है, ये आपके कर्तव्य हैं, ये आपके एक तरह से कह सकते हैं कि जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं। ठीक है, ड्यूटी है आपकी, बाकी आपकी मर्जी है, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। एक्सप्लेनेशन की अब मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, जब मैंने आपको समझा ही दिया है। तो इस दृष्टिकोण में स्वास्थ्य को समाज के स्टेबिलिटी और ऑर्डर से जोड़ा जाता है। यदि लोग बीमार होते हैं तो वे अपनी भूमिकाएं, देखिए रोल्स, ठीक है, इसीलिए सिक रोल हम बोल रहे हैं इसको, सही से नहीं निभा पाते हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है। ठीक है, अगर आप अपने रोल को जैसे जो हमने ड्यूटीज़ देखी, अगर आप दवाइयाँ नहीं लोगे, आप अपने अंदर एक इच्छा शक्ति नहीं लाओगे ठीक होने की, तो आप हमेशा बीमार रहोगे, और जिससे आपका काम डिसबैलेंस होगा, आपका जो सोशल बैलेंस है वो भी ख़राब होने लगेगा। अगर आप हमेशा बीमार रहते हो तो आपका सोशल बैलेंस भी ख़राब होगा। तो ये है कहने का मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण में स्वास्थ्य को समाज के स्टेबिलिटी और ऑर्डर से जोड़ा जाता है। यदि लोग बीमार होते हैं तो वे अपनी भूमिकाएँ सही से नहीं निभा पाते हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है। ठीक है, ये बात हमने समझ ली ऑलरेडी। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, अगर बड़ी संख्या में लोग बीमार हो जाएं तो इकोनॉमी, एजुकेशन और गवर्नेंस सभी प्रभावित होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक पूरी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लोग अगर बीमार हो जाएं, पूरा एक समाज ही बीमार हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ना तो वहाँ पे लोग ऑफिस में जाएंगे, ना कोई काम करेंगे, तो वहाँ की इकोनॉमी और एजुकेशन और गवर्नेंस दोनों ही, तीनों ही चीज़ें क्या होंगी, ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं हम खुद यानी इंसान ही मेंटेन कर रहा होता है। जब इंसान ही बीमार पड़ा हुआ है तो ना तो वो एजुकेशन मिल पाएगी और ना ही गवर्नेंस हो पाएगा, सिस्टम, प्रशासन, सारी चीज़ें हमारी अस्त व्यस्त हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा जो था, ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली आपके कह सकते हैं जो प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण है उसकी बात थी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्रिटिनिज्म है। क्रिटिनिज्म मतलब कि हम इस दृष्टिकोण को बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी बोल सकते हैं या आलोचना भी कर सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोल देता हूँ, ये असल में हम आलोचना की बात कर रहे हैं कि इस दृष्टिकोण में कमी क्या है, आलोचना क्या है। ठीक है, ये कह रहा है क्रोनिक डिजीज़ में, जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ होती हैं उनमें ये जो सिक रोल हमेशा लागू नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या ये है कि पहली बात तो क्रोनिक डिजीज़ क्या होती हैं, उसके बाद सिक रोल तो आपको पता चल गया। तो पहले मैं आपको क्रोनिक डिजीज़ बता देता हूँ। क्रोनिक डिजीज़ मतलब वो डिजीज़ या वो बीमारियाँ जो बहुत लंबे समय तक होती हैं। जैसे बुखार है, अभी आपको बुखार होगा तो आप हो सकता है शाम तक में ठीक हो जाएं या दोपहर तक में ठीक हो जाएं, ठीक है, या रात तक में ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बीमारी बहुत छोटे समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, या 2 दिन में, 3 दिन में आप ठीक हो सकते हैं। ये आपकी कह सकते हैं कि बीमारियाँ क्रोनिक नहीं हैं। लेकिन कुछ बीमारियां जो क्रोनिक होती हैं, जैसे डायबिटीज़, एक बार हो गई तो आपको लाइफ टाइम रहने वाली। जैसे ब्लड प्रेशर एक बार हो गया तो आपको लाइफ टाइम रहने वाला है। कैंसर एक बार हो गया तो लाइफ टाइम रहने वाला है, अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो। ऐसी बीमारियों को हम क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं। अब एक बात बताइए, अगर किसी को डायबिटीज़ हुआ तो वो तो बीमार हो गया। अब सिक रोल थ्योरी क्या कहती है कि अगर आप बीमार हैं तो पहली बात तो ये कि आपको सामाजिक कार्यों से छुट्टी मिल जाएगी। क्या आप किसी एक डायबिटिक आदमी को हम यहाँ पे छुट्टी दे सकते हैं? क्या अगर उसको मान लीजिए 40 साल की उम्र में डायबिटीज़ हो गया, उसको काम करने की जो हमने निर्धारित सीमा दी हुई है वो 40 साल की 60 वर्ष की दी हुई है। अगर हम सरकारी उससे जाएँ तो हमने 60 वर्ष की दी हुई है। क्या अब सरकार उसको पूरे 20 साल की छुट्टी दे सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो सिक रोल थ्योरी तो यहाँ पे बेसिकली काम ही नहीं करेगी, क्योंकि सिक रोल थ्योरी तो ये कहती है कि अगर कोई बीमार है तो हमें उसको सामाजिक कार्यों से, उसके जो भूमिकाएं हैं उससे छुट्टी देनी है। तो इसलिए सिक रोल थ्योरी आपकी यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हम किसी भी क्रोनिक डिजीज़ से, जैसे अब किसी को कोई हार्ट डिजीज़ है तो वो हार्ट डिजीज़ उसको हमेशा रहने वाली है, तो हम उसको अब हमेशा के लिए छुट्टी नहीं दे सकते, उसके हमेशा के लिए उसको काम से छुट्टी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिक रोल थ्योरी असल में बेसिकली काम नहीं करेगी,
क्योंकि ये जो डिजीज़ हैं वो क्रोनिक डिजीज़ है, बहुत लंबे समय तक की डिजीज़ है। ठीक है, चलिए, यह मॉडल इनइक्वालिटी को इग्नोर करता है। अब एक बात यहाँ पे और समझनी है कि ये तो हमारा पहला पॉइंट था कि सिक रोल थ्योरी बेसिकली आपकी आलोचना करता है किस चीज़ की, क्रोनिक डिजीज से होने वाली बीमारियों के लिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये जो है आपके बेसिकली अगर हम देखेंगे कि यह मॉडल इनइक्वालिटी को भी इग्नोर करता है। अगर कोई व्यक्ति, इनइक्वालिटी का मतलब यहाँ पे असमानता से है। ठीक है, असमानता का मतलब होता है अमीरी और गरीबी की हम बात कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, असमानता का मतलब है यहाँ पे अमीर और गरीब से, अमीर और गरीब से, अमीर और गरीब, अमीर और गरीब। ठीक है, क्या आप एक बात बताइए मुझे, जब हम सिक रोल थ्योरी की बात करते हैं, क्या हमेशा बीमार होने पे छुट्टी मिल जाती है? क्या आप हमेशा बीमार होने पे छुट्टी ले सकते हैं? सिक रोल तो यही कहता है कि अगर आप बीमार हैं तो आपको सामाजिक कार्यों से या आपके जो काम है उनसे छुट्टी मिल जाएगी आपको। इसीलिए तो इसका नाम हमने फंक्शनलिज्म रखा हुआ है। ठीक है, आप फंक्शन यानी कार्यों से आपको क्या कर रहे हैं, छुट्टी दी जा रही है। ठीक है, फंक्शनलिज्म में ही तो हम सिक रोल थ्योरी को पढ़ रहे होते हैं। अभी एक बात बताइए मुझे, मैं बीमार हूँ, मैं अमीर हूँ, तो मैं अपने काम से छुट्टी ले सकता हूँ, मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन आराम से छुट्टी ले सकता हूँ। सिक रोल थ्योरी तो ये बोलती है। ठीक है, कि आप अपने सामाजिक कार्यों से, अपने कर्तव्यों से थोड़े दिन की छुट्टी ले सकते हैं। बट क्या एक गरीब इंसान इस चीज़ को कर सकता है? क्या बीमार होने पर छुट्टी ले सकता है? अगर कोई एक लेबर इंसान है जो कि रोज़ मजदूरी करता है, अगर वो बीमार हो गया है और अगर वो आज काम पे नहीं गया, तो क्या वो शाम की रोटी खा पाएगा? नहीं खा सकता। क्या अपने परिवार को खिला पाएगा? नहीं खिला सकता। तो क्या वो सिक रोल थ्योरी उस पर लागू होती है? नहीं लागू होती है। सिक रोल थ्योरी असल में उन पे लागू होती है जो अमीर हैं या फिर जिनका अच्छा एक जॉब है, जैसे सरकारी जॉब है, सरकारी जॉब में आपको आराम से लीव मिल जाएगी। एक प्राइवेट अच्छी कंपनी में है तो वहाँ पे भी आपको लीव मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई गरीब है जिसको रोज़ मेहनत करनी है, रोज़ कमाना है, रोज़ उसको अर्निंग करनी है, तो उसके लिए ये सिक रोल थ्योरी काम नहीं करती है। इसीलिए आलोचना में ये 2 बातें आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर कोई लंबी डिजीज़ है, कोई लंबे समय तक रहने वाली डिजीज़ है, तो वहाँ पे ये रोल काम नहीं करेगा, सिक रोल थ्योरी काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर हम बात करते हैं मॉडल इनइक्वालिटी की, अमीर अमीर और गरीबी की, तो वहाँ पे गरीबों पे ये रोल काम नहीं करता, ये थ्योरी काम नहीं करती है। ठीक है, जिनको रोज़ कमाना है उनको, वो अगर छुट्टी करेंगे बीमार होने पे, तो समस्या ये है कि फिर वो शाम की रोटी या अगले दिन की रोटी नहीं खा सकते हैं। इसलिए वो बीमार होते हुए भी उनकी मजबूरी है कि वो जाएंगे और काम करेंगे, और वो तब तक काम करेंगे जब तक ये बहुत ही सीवियर कंडीशन में ना पहुंच जाए। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा फंक्शनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, जो दृष्टिकोण था स्वास्थ्य को लेकर, वो हमने समझने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा संघर्ष दृष्टिकोण। ये आपके सिलेबस में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, संघर्ष दृष्टिकोण यानी कि कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है। ठीक है, ये स्वास्थ्य को लेकर है। आइडिया क्या है इसको देखते हैं। कन्फ्लिक्ट थ्योरी के अनुसार समाज में संसाधनों का असमान वितरण होता है और यही असमानता स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो ये बात अब हम फंक्शनलिज्म से इस बात को समझ सकते हैं। कैसे? इस बात को समझिए। फंक्शनलिज्म ये कहता है कि हम जब भी हमें बीमारी होगी, कुछ भी होगा, तो हमारे कुछ अधिकार हैं, हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, ये हमारा फंक्शनलिज्म कहता है। लेकिन लास्ट पॉइंट में उसने ये बोला कि ये जो आलोचना हुई वो इसी बात पे हुई कि जब हम समाज हमारा असमान है, यहाँ पे कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं, इसी आलोचना को समझते हुए एक अलग दृष्टिकोण लेकर आते हैं जिसका नाम है संघर्ष दृष्टिकोण। ठीक है, यहाँ पे हम असल में असमानता की ही बात कर रहे हैं, असमानता की बात कर रहे हैं। जो एक अमीर इंसान है उसके पास अच्छे डॉक्टर हैं, उसके पास अच्छे हेल्थ की सुविधाएं हैं। ठीक है, उसको तो हमने अच्छे से, वो हमेशा स्वस्थ रहने वाला है क्योंकि उसके पास अच्छा सोशल लाइफ है, अच्छी लाइफ स्टाइल है उसके पास। अच्छी लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि वो अच्छा खा रहा है, अच्छी डाइट कर रहा है। ठीक है, टाइम टाइम पे वो जिम जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, और उसके पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे कह सकते हैं कि सलाह देने वाले डॉक्टर्स हैं, तो उसके लिए एक स्वास्थ्य का पाना बहुत आसान है। लेकिन अगर कोई गरीब है जिसके पास ना तो उसके पास जिम जाने के पैसे हैं, ना ही उसके पास कह सकते हैं ना कि हम लोग अच्छे डॉक्टर्स हैं, उसको तो कहीं कहीं किसी छोटे से क्लिनिक में जाना पड़ता है, तो उसको देखते हुए ये जो स्वास्थ्य का जो डिफरेंस है,
अमीर और गरीब का, उसको देखते हुए हमने एक नए दृष्टिकोण लेकर आते हैं जिसको हम बोलते हैं कन्फ्लिक्ट थ्योरी, ठीक है, संघर्ष दृष्टिकोण। और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। इसके जो प्रमुख विचारक हैं, यानी ये थ्योरी, यानी ये आप कह सकते हो कि विचारधारा या दृष्टिकोण देने वाले कौन है, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के बारे में आपको पता है कि काफ़ी फेमस आपके समाजशास्त्री रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ये थ्योरी दी और इन्होंने बोला कि इस दृष्टिकोण में स्वास्थ्य को शक्ति यानी कि पावर, इनइक्वलिटी असमानता, और एक्सप्लॉयटेशन यानी कि आप कह सकते हैं कि शोषण से जोड़ा जाता है। अमीर और गरीब के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में भारी अंतर होता है, और ये बात आपको समझ में आ गई है। जो अमीर है उसके पास स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हैं, उसके पास बेहतर हॉस्पिटल हैं, उसके पास बेहतर डॉक्टर्स हैं, और जो गरीब है उसके पास ना तो हॉस्पिटल की सुविधा है और ना ही डॉक्टर की कोई सुविधा है, ठीक है। तो इस यही दृष्टिकोण दिया किसने, कार्ल मार्क्स ने दिया, और इसी को हम बोलते हैं संघर्ष जो दृष्टिकोण है वो स्वास्थ्य का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, संघर्ष करना पड़ा, मतलब अमीरी और गरीबी में जो डिफरेंस है उसको दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है, जैसे गरीब लोग हैं उनको उनका न्यूट्रिशन ख़राब होता है और अनसेफ हाउसिंग होती है। अनसेफ हाउसिंग का मतलब होता है कि वो गंदी जगह पे रहते हैं, ठीक है, आसपास इन्फेक्शन के डर काफ़ी होते हैं। अमीर लोग जो होते हैं वो बेहतर हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बेहतर डॉक्टर से इलाज कराते हैं, और प्रिवेंटिव केयर उनके पास अच्छे खासे होते हैं, उनके यहाँ काफ़ी साफ़ सफाई रखी जाती है, जो उनका कह सकते हैं कि आगे रहने वाला जो एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और इससे हेल्थ आउटकम्स में असमानता पैदा होती है, ठीक है। तो यही असमानता ही असल में संघर्ष दृष्टिकोण को जागरूक करता है, यानी कि संघर्ष दृष्टिकोण के बारे में बता रहा होता है। यहाँ पे संघर्ष दृष्टिकोण में एक चीज़ हमें और देखने को मिलती है, वो ये है कि हमें यहाँ पे एक बात याद रखनी है, हेल्थ केयर भी एक प्रॉफिट ड्रिवन सिस्टम बन सकता है। ये बन सकता नहीं है, बन चुका है, ठीक है, बन सकता है, ये तो बन चुका है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आपको भी पता है कि आज के टाइम में जब हम फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं, जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, यानी जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां हैं और जो डॉक्टर्स हैं, वो किसी को ठीक करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं कि चलो मैं कंपनी खोलता हूँ और मैं दवाइयाँ बनाऊँगा, इससे बीमार लोगों का इलाज होगा। नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एमबीबीएस हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, मैं सर्जन हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो बीमार इंसान है मैं उनको इलाज करूँगा। ये थॉट नहीं है, थॉट ये है कि मैं उनको इलाज करूँगा तो उसके बदले में पैसा लूँगा, यानी मैं कुछ अपना प्रॉफिट करूँगा। कंपनियाँ जो दवाइयाँ बना रही हैं वो भी क्या कर रही हैं, वो मैं इनका इलाज करूँगा और उन दवाइयों से जो मेरा पैसा आएगा मेरा वो प्रॉफिट होगा। तो ये जो हेल्थ केयर भी है ना, वो भी किस पे चला गया है, एक प्रॉफिट ड्रिवन सिस्टम पे चला गया। आप देखिए जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे होते हैं, अलग अलग चीज़ों का चार्जेस लेते हैं। क्यों ले रहे होते हैं, क्योंकि उनको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है, हॉस्पिटल एक प्रॉफिट में लेकर जाना है, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, यहीं पे आते हैं बेसिकली जो संघर्ष दृष्टिकोण है। ये सारी के सारी जो आप पॉइंट जो अगर देखेंगे ना, तो ये हमारे लिए स्वास्थ्य में संघर्ष के दृष्टिकोण को दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है, यहाँ पे असमानताएं हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, चाहे जो भी कंपनियां हैं वो भी केवल अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रही हैं, किसी के हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और यही तो संघर्ष की बात है। हेल्थ बेसिकली हम जो समझते थे, हेल्थ क्या थी कि हेल्थ का मतलब है जब हम बीमार होंगे तो हमारे पास कुछ रोल्स होंगे, कुछ अधिकार होंगे, और कुछ हमारे कुछ के खुद के भी कुछ कर्तव्य होंगे, जो कि हमारे फंक्शनलिज्म में हमने देखने को मिली। लेकिन संघर्ष में इसी बात को नकारा गया और बोला गया कि ऐसा कुछ नहीं है। संघर्ष दृष्टिकोण ये बताता है कि असल में स्वास्थ्य एक अब प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है लोगों के लिए, और साथ साथ में यहाँ पे अमीर के लिए तो सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन गरीबों के लिए सुविधाएं उतनी नहीं हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, इसका मतलब ये है कि अगर ये बात को मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूँ कि अगर बीमारी पे आपका खर्चा ज़्यादा है, बीमारी पर खर्चा ज़्यादा है, तो एक बात बताइए, आप किधर चले जाएंगे, आप चले जाएंगे गरीबी की ओर। अब आप कमा रहे हैं 10,000 रुपये और आपका मेडिकल का खर्चा ही है 5,000 रुपये, तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे आप गरीबी की ओर जाएंगे, क्योंकि आप उसी 5,000 में आपको हर चीज़ मैनेज करनी होती है। आपका खाना हो गया, आपका रहना हो गया, हर चीज़ मैनेज करनी है। और 5,000 तो आप केवल मेडिकल पे ही दे रहे हैं, आप केवल दवाइयों पे खर्चा कर रहे हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अगर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जा रहा है, ठीक है, हेल्थ को लेकर, तो आप किस तरफ की ओर जा रहे हैं, आप पॉवर्टी की तरफ जा रहे हैं। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं।
क्योंकि आप 10,000 से 20,000 तो कमा नहीं सकते। तो आपको उसी 10,000 में अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करनी है, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी, आपको अलग से थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी करनी पड़ेगी, आप क्या खा रहे हैं उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रूरल वर्सेस अर्बन हेल्थ गैप। ये हमें पता है, बार बार हम इसी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। इनइक्वलिटी पे बात कर रहे हैं। इनइक्वलिटी में दो चीज़ें आप देख सकते हैं, अमीरी गरीबी और रूरल और अर्बन। ठीक है। तो रूरल में आपको पता है कि गांव जो एरिया होते हैं, हम यहाँ पे रूरल का मतलब हमारा ग्रामीण एरिया जो होता है, ग्रामीण और शहरी। ठीक है, शहरी, उनमें जो हेल्थ गैप है, उनमें जो असमानता है, उसकी हम बात करते हैं। तो ये संघर्षवाद में ही तो आएंगी सारी की सारी चीज़ें, असमानता आई ना, इनइक्वलिटी आई। ठीक है। आयुष्मान भारत इन्हीं योजनाओं के इनइक्वलिटी को कम करने का एक प्रयास है। तो इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में थोड़ी सी बातें देखी थी कि कब लॉन्च हुआ था, और इसके बारे में हमने कुछ 2-3 पॉइंट्स देखे थे। इसको हम लोग डिटेल में भी करेंगे जब आगे हमारे लिए, जब आयुष्मान, जब कुछ योजनाएं हम पढ़ेंगे जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, उन योजनाओं में हम इसको बहुत डिटेल में कवर कर लेंगे और इसका करंट स्टेटस क्या है उस पर भी बात कर लेंगे। फिलहाल इन इनइक्वालिटी को ही ख़त्म करने के लिए सरकार ने ये योजना लेकर आई है, जिसमें हम बेसिकली अमीर और गरीब को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे एक गरीब भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकता है। ठीक है, ठीक है। ये बात हुई हमारे लिए बेसिकली संघर्षवाद की। अब संघर्षवाद में भी क्रिटिनिज्म है, आलोचना है। ठीक है, क्रिटिनिज्म में यहाँ पे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं उस दृष्टिकोण की आलोचना की। आखिर वो दृष्टिकोण तो सही है, उसने जो भी बोला वो बातें सही हैं, बट क्या उस बातों में भी कुछ कमियां हैं? तो कमियां हैं। वो आलोचना क्या कहती है कि इस दृष्टिकोण में ओवर एम्फोसाइज ऑन इनइक्वलिटी किया गया है, यानी कि असमानता पे बहुत ज़्यादा जोर दे दिया गया है। असमानता पर अत्यधिक जोर दे दिया गया है। ठीक है, बल्कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम महत्व दिया जाता है। अब एक बात को समझिए, ये आलोचना असल में कुछ हद तक ठीक भी है। वो ये कह रहा है कि असमानता को ही हम केवल हेल्थ से लेकर इशू ना उठाएं। मतलब इस बात को मैं आपको और बहुत क्लियर कर देता हूँ। इस बात को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि असमानता की वजह से हम अस्वस्थ नहीं हैं। ये हमेशा बात सत्य नहीं है कि जो अमीर है वो इसीलिए स्वस्थ है क्योंकि वो अमीर है, और जो गरीब वो इसीलिए अस्वस्थ है क्योंकि वो गरीब है। असल में इंडिविजुअल, ये जो वर्ड लिखा है ना, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है इंसान की। अब इस बात को आप एग्जांपल से समझिए। एक अमीर इंसान की लाइफस्टाइल आज के टाइम में ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू एक गरीब इंसान के। लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि वो आज के टाइम में अपने डाइट को बहुत मेंटेन रखता है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो मसाला नहीं खा रहा है, वो आप कह सकते हैं कि केवल हेल्दी चीज़ें खा रहा है, वो बॉयल खाना खा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो अपने हेल्थ के लिए सच में अवेयर है, सच में अपने हेल्थ को बेहतर बनाना चाहता है। पैसा होते हुए भी वो उन चीज़ों को नहीं, जंक फूड से दूर है। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, रेगुलर जिम जा रहा है। उसको मेहनत करने की क्या ज़रूरत है जब उसके पास पैसा है? वो क्यों जिम में जाके 2 घंटे 1.5 घंटे अपने पसीने को बहा रहा है? क्यों जाके रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है? क्यों योगा कर रहा है? क्यों खाने में मसालेदार चीज़ें नहीं खा रहा है? क्यों जंक फूड नहीं खा रहा है? क्यों? क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक है। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि ये जो स्वास्थ्य है ये असल में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब उस गरीब आदमी की बात करते हैं। वो जो गरीब आदमी है वो गरीब ज़रूर है, लेकिन वो रोज़ कमाता है तो शाम में जाकर कहीं ना कहीं कुछ मसालेदार ही खाता है। उसको अच्छा टेस्ट चाहिए, वो जाएगा तो शाम में कहीं ना कहीं चिकन मटन ही बना के खाने वाला है। वो जाएगा तो कुछ ना कुछ अपना फेवरेट ही बना के खाने वाला है। इसका मतलब उसने अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई। वो भले ही गरीब है, लेकिन उसका अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है। वो अब गंदी, जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को गंदा करके रख रहा है, वो अपने आसपास साफ़ सफाई नहीं रख रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है। शाम को जा रहा है तो अल्कोहल का सेवन कर रहा है, वो शराब पी रहा है, या फिर आप कहते हैं कि धूमपान कर रहा है, नशे कर रहा है। तो क्या नशा करना हेल्थ के लिए हेल्थ ख़राब करने के लिए है या नहीं है? धूमपान करना, ये सारे के सारे हेल्थ को आपके क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो वो उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने आप को ठीक करने की, लेकिन उसने अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को
सही से नहीं निभाया है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जब हम संघर्षवाद की बात करते हैं तो संघर्षवाद में हमने सबसे ज़्यादा फोकस इनइक्वलिटी पे किया, लेकिन स्वास्थ्य हमेशा इनइक्वलिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। अमीर 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 स्वस्थ इसलिए नहीं है क्योंकि वो अमीर है, गरीब इसलिए अस्वस्थ नहीं है क्योंकि गरीब है। असल में बात होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अगर आप चाहेंगे तो गरीब होते हुए भी स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन आपको बस अपने आप को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है। आपको नशे नहीं करना है, आपको धूमपान नहीं करना है, आपको आपकी अपनी डाइट सही रखनी है, आपको अपना डेली जो रूटीन है वो अच्छा रखना है। ठीक है, ये बात है असल में ये कहने की। ये जो लाइन है वो ये कहना चाह रही है, ये आलोचना असल में बिल्कुल सही है। गरीब इंसान ज़्यादा बीमार होता है, वो अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझता इसलिए। ठीक है, इसलिए नहीं कि वो गरीब है। तो गरीब बीमार होने के बाद, गरीबी असल में बीमार होने के बाद वाली चीज़ है। अगर आप बीमार हो गए उसके बाद आप इलाज नहीं करा सकते हैं, आप अच्छे डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, वो असल में गरीबी है। लेकिन आप बीमार हुए इसलिए क्योंकि आपका रूटीन, आपकी डेली लाइफ स्टाइल जो थी वो ख़राब। ठीक है, चलिए, ये यहाँ पे आपको बात आई संघर्ष समझ में, किसकी, संघर्ष दृष्टिकोण की। लास्ट में हमारे पास जो आता है वो आता है हमारा अंतः क्रियावादी दृष्टिकोण, जिसको हम बोलते हैं इंट्रैक्शन पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये दो दृष्टिकोण हमने समझ लिया स्वास्थ्य को लेकर, पहला फंक्शनलिज्म का और दूसरा जो है हमारा जो था वो संघर्ष का। ठीक है, जो आपका क्रिटिक्स का था। अभी हम यहाँ पे लास्ट जो हमारा आता है वो आता है अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण का। मुख्य विचार यहाँ पे क्या है, इंट्रैक्शनिज्म के अनुसार स्वास्थ्य और बीमारी की परिभाषा सोशल इंट्रैक्शन के माध्यम से बनती है। ठीक है, इसके जो विचारक हैं वो कौन है, एर्विंग गॉफमैन। एर्विंग गॉफमैन ने ये विचारधारा रखी या ये दृष्टिकोण को रखा। और यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि हमें यहाँ पे बेसिकली सोशल लाइफ में आपका इंटरेक्शन क्या है उससे हम स्वास्थ्य को डिफाइन कर रहे होते हैं, उससे हम हेल्थ को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। यह दृष्टिकोण इस बात पर ध्यान देता है कि लोग बीमारी को कैसे परसीव करते हैं और समाज उन्हें कैसे लेबल करता है। ये बात है बिल्कुल सही कि आपको, आपके परसेप्शन में हेल्थ क्या है, आप हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं, आपने हेल्थ को कैसे देखा है, आपने हेल्थ को कैसे समझा है। असल में वो इस लाइन का मतलब है, या दृष्टिकोण इस बात पर ही जोर देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और समाज ने आपको क्या लेबल दिया है, जैसे मैंने बोला ना आपको कि अगर समाज ने आपको बोल दिया कि आप बीमार हैं तो आप पे एक लेबल लग गया कि आप बीमार हैं। आप भले ही बीमार नहीं हैं, आपको अंदर से बिल्कुल आप खुश हैं, आप बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं, आप बढ़िया फिजिकल, मेंटली और सोशली बिल्कुल फिट हैं, लेकिन अगर समाज ने आपको बोल दिया कि आप बीमार हैं तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपको लोग बीमार ही बोलेंगे। और आप ये कहते कहते थक जाएंगे कि मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन लोग कहेंगे कि आप बीमार हैं, क्योंकि जब आप ये कहेंगे कि मैं बीमार नहीं हूँ तो लोग आपको फिर कहेंगे कि ये पागल हो गया है। फिर भी आप बीमार की ही कैटेगरी में गए, तो फिर भी आप पे एक लेबल लग गया कि आपको लोग फिर पागल कहने लगेंगे, और आपको फिर एक लेबल लग जाएगा, आपके ऊपर एक टैग लग जाएगा, और वो फिर आप अभी बीमार थे और आप बीमार से आप पागल की तरफ बढ़ गए, यानी अब वो आपको और बीमार कर दिया उन्होंने, जबकि आप बिल्कुल फिट हैं। लेकिन समाज ये निर्धारित करता है कि आप बीमार हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो जैसे आपको लोगों, सरकार, जैसे समाज ने अगर किसी पे एक लेबल लगा दिया बीमारी का तो वो बीमार हो गया। अगर लेबल लगा दिया पागल का तो वो पागल हो गया। अगर है या नहीं है वो बात की बात है, ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है कि वो पागल हो। सही, समाज ऐसे ही आंखें बंद करके कोई निर्णय तो लेगा नहीं। एक आदमी ले सकता है, दो आदमी ले सकता है, लेकिन सबके सब पूरा समाज थोड़ी ना किसी जो पागल नहीं है उसको पागल बोलने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं आप हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि समाज जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा हो, ये कहने का मतलब है फ़िलहाल। तो यहाँ पे बीमारी को लेकर समाज की क्या धारणा है या आपका क्या परसेप्शन है, वो उस चीज़ों के लेकर जो दृष्टिकोण आता है उसी को हम बोलते हैं अंतःक्रियावादी। अंतःक्रियावादी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अंदर से जो समाज जो सोचा या आपकी धारणा क्या है हेल्थ को लेकर, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं जैसे लेबलिंग थ्योरी। लेबलिंग थ्योरी का मतलब वही है, समाज ने आप पे जो लेबल लगाया, समाज द्वारा दी गई लेबल। ठीक है, आपको समाज ने पागल कहा तो आप पागल हो ही गए। ठीक है, स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक। यहाँ पे स्टिग्मा का मतलब जैसे दाग होता है ना, तो वैसे है, यहाँ पे हम कलंक लिख रहे हैं, बट यहाँ पे दाग भी मान सकते हैं आप। जैसे कुछ बीमारी, जैसे पागल ही है, पागल का ही आपको अगर लेबल लग गया तो आप पे एक कलंक लग गया कि आप पागल हैं। अब आप अपने आप को प्रूव करते रहिए कि आप पागल नहीं है।
आप प्रूव करते करते सच में पागल हो जाएंगे। तो एक आप पे एक स्टिग्मा लग गया, एक दाग लग गया कि हाँ ये इंसान पागल है। अब पागल है तो आप अपने आप को फिर प्रूव करते करते थक जाएंगे कि आप पागल नहीं हैं, लेकिन आप पागल बन जाएंगे अगर नहीं भी हैं तो, ठीक है। वैसे ही जैसे एक दूसरा एक एग्जांपल जैसे हम एड्स का ले सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को एड्स है तो असल में क्या एड्स है, तो मतलब समाज के लिए वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ हो गई। मतलब किसी को एड्स है तो अब आप पे एक कलंक लग गया, कि आपको एड्स है, ठीक है। आपको अब लोग अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं इसको, हमने इसलिए इसको कलंक के कैटेगरी में डाल रहे हैं कि समाज कभी कभी ऐसी चीज़ें दे देता है जिसकी वजह से आपके लिए एक वो कलंक वाली बात हो जाती है, ठीक है। अब एड्स है तो एड्स का जैसे आप एग्जाम्पल हम एड्स का ले सकते हैं, एड्स से बीमार व्यक्ति, से बीमार व्यक्ति, ठीक है। चलिए, और इलनेस वर्सेस डिजीज़, ये ठीक है, ये हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। इलनेस और डिजीज़ में थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है। अच्छा यहाँ पे लिखा भी है, डिजीज़ बेसिकली हम किसको मानते हैं, जो बायोलॉजिकल कंडीशन जहाँ पे ख़राब होती है, जैसे जैसे कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो रहा है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। किसी तरह का आप कह सकते हैं कि फिजिकल डिसबैलेंस हो रहा है, फिजिकल डिसबैलेंस हो रहा है, उसको हम लोग बेसिकली डिजीज़ की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। इलनेस क्या होता है, एक सोशल एक्सपीरियंस होता है, यानी आप अगर सोशली फिट नहीं है ना, सोशल इम्बैलेंस में चल रहे हैं, सोशल इम्बैलेंस, तो उसको हम लोग फिर इलनेस वाली कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। फिर आप इल हैं एक्चुअली में, ये इल और डिजीज़ के कॉन्सेप्ट पे आता है कि आप इलनेस कब है, जब आप सोशल इम्बैलेंस में चल रहे हैं, और डिजीज़ आपको कब है, जब आपको कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या फिर आप फिजिकली डिस्टर्ब, बेसिकली फिजिकली आप फिट नहीं है, तब की हम बात करें, ठीक है। डिसबैलेंस हो रहा है उसके बाद। तो ये जो कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिकली किससे रिलेटेड हैं, अंतःक्रियावाद से संबंधित है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर एच आई वी पेशेंट डिजीज़ के साथ, हाँ ये बात तो हम लोग ने देख ली, यही बात देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि अगर कोई एच आई वी पेशेंट, तो उसको हम लोगों ने एक स्टिग्मा दे दिया, एक कलंक दे दिया। क्या कलंक है, कलंक यही है कि तुम्हें एड्स है, ठीक है, तुम्हें एच आई वी है, तुम एच आई वी पॉजिटिव हो, उसके लिए क्या है, कलंक है, ठीक है। अब उसको कैसे हम लोग नेगेटिव देखते हैं वो बात की बात है। मेंटल इलनेस को हम सोशल लेबलिंग कर देते हैं, जैसे पागल है, ऑब्वियसली ये वर्ड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक ये लेबलिंग वाली बात है, असल में हमने उसको एक लेबल दे दिया है कि तुम क्या हो, पागल हो, ठीक है। डॉक्टर पेशेंट का इंट्रैक्शन क्या होता है, ये डॉक्टर और पेशेंट में कितना इंट्रैक्शन हो चल रहा है, वो चीज़ें हमें बेसिकली बताती है, ठीक है। अंतःक्रियावाद, आप डॉक्टर से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, जैसे अगर आप मानते हो कि आप बीमार हो तो आप सच में डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर से इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। ये आपका परसेप्शन है कि मैं बीमार हूँ इसीलिए आप डॉक्टर के पास गए। लेकिन अगर आप अपने आप को खुद को अगर नहीं समझ रहे हो बीमार, तो आप डॉक्टर के पास कभी जाओगे नहीं, ठीक है। कम्युनिकेशन अफेक्ट डायग्नोसिस, अब यहाँ पे जो ये जो है, ये जो आपका कम्युनिकेशन होता है ना, आपके डायग्नोसिस को इफेक्ट करता है। डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी बीमारी का पता लगाना, ठीक है। अब बीमारी का पता आप तभी लगा पाओगे, बीमारी का पता लगाना, ये इस डायग्नोसिस का मतलब है, ठीक है। बीमारी का पता लगाना कैसे, बीमारी का पता कब लगाएंगे, जब आपका, अगर आपका कम्युनिकेशन ख़राब है ना, आपका अगर डॉक्टर के साथ आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, या आपका समाज के साथ, सोसाइटी के साथ कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो आप फिर डायग्नोसिस की तरफ कभी जाओगे नहीं जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो इफेक्ट करता है आपके डायग्नोसिस को। पावर इम्बैलेंस, डॉक्टर वर्सेस पेशेंट की बात है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये उतना इंपॉर्टेंट का नहीं है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि जैसे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो कह सकते हैं जो गैप है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमें डिफाइन करता है हमारे अंतःक्रियावाद को, ठीक है। अब डॉक्टर और पेशेंट, अब पेशेंट अब मान लीजिए कि डॉक्टर बहुत बड़ा डॉक्टर है, एक बहुत ही गरीब या एक बहुत छोटा वैसा कोई व्यक्ति है जो पहली बार बहुत बड़े हॉस्पिटल में गया हुआ है, तो आप सोचिए कि वो डॉक्टर के सामने उसकी ज़बान नहीं खुल रही है, ठीक है। डॉक्टर से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, डॉक्टर को कुछ बता नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, क्या वो बेहतर इलाज दे पाएगा, जब वो अपनी बातों को ही नहीं रख पा रहा है, तो ना बेहतर डायग्नोस हो पाएगा और ना ही बेहतर इलाज हो पाएगा। तो ये जो है वो गैप जो है डॉक्टर वर्सेस पेशेंट का, वो असल में यहाँ पे बात करने का, जो डॉक्टर के और पेशेंट के बीच में जो पावर का इम्बैलेंस है, ठीक है, वो चीज़ है बेसिकली यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, अगर डॉक्टर पेशेंट को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करता है, वही बात हो गई ना, अगर डॉक्टर पेशेंट को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करता है तो ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होगा ऑब्वियसली, कि अगर डॉक्टर या पेशेंट भी अगर ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहा अपनी बीमारियों को या अपनी बातों को, तब भी, और अगर डॉक्टर भी पेशेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि तुम्हें क्या बीमारी है, तुम्हें कैसे इलाज करना है, या तुम्हें कैसे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, तब भी वो इलाज का इफेक्ट नहीं हो पाएगा, कारगर नहीं हो पाएगा, ठीक है।
आगे चलते हैं। यहाँ पे भी आलोचना है, इस जो दृष्टिकोण है जो अंतःक्रियावाद की, वहाँ पे भी आलोचना देखने को मिलती है। आलोचना यहाँ पे भी क्या आलोचना है, वो आलोचना ये है कि यहाँ पे मैक्रो लेवल इश्यूज को इग्नोर करता है। ये जो बड़ी बातें हैं ना, मैक्रो का मतलब होता है बड़ी बातें, बेसिकली मैक्रो मतलब बड़ा होता है, बट यहाँ पे जो इशू है वो बड़ी बात, बड़ी मुद्दे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बड़े मुद्दे, जो बड़े मुद्दे हैं। मैं इसको बेसिकली ऐसे लिख देता हूँ, कलर चेंज करते हैं पहले। मैक्रो है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बड़े मुद्दे, बड़े मुद्दे। बड़े मुद्दे क्या है? असल में असमानता एक बड़ा मुद्दा है जो इस पूरे दृष्टिकोण में कहीं देखने को नहीं मिलती है। जब हम संघर्ष दृष्टिकोण को देख रहे थे तो संघर्ष दृष्टिकोण में सबसे बड़ी बात असमानता को ही माना गया था, लेकिन पूरे अंतःक्रियावाद के दृष्टिकोण में कहीं पे भी संघर्षवाद की कहीं पे भी असमानता की कोई बात ही नहीं की गई। ठीक है, यहाँ पे फोकस किया गया, यहाँ पे फोकस असल में किया गया, सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है माइक्रो इंटेक्शंस पे, जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे मुद्दे हैं उन पे। ठीक है, छोटे मुद्दों पे बात किया गया। छोटे मुद्दे क्या से, जैसे कम्युनिकेशन पे बात किया गया। अब कम्युनिकेशन कोई बहुत बड़ा मुद्दा तो है नहीं, ठीक है, अगर डॉक्टर और पेशेंट के बीच में अच्छी बातचीत नहीं है तो क्या बहुत बड़ा मुद्दा है? नहीं है। लेकिन हम इसीलिए इस दृष्टिकोण की आलोचना कर रहे हैं क्योंकि जहाँ पे उसे एक बड़े मुद्दे पे बात करनी चाहिए थी, हम बात कर रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। ये इसकी आलोचनात्मक दृष्टि है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने एक तुलनात्मक समझ बना रखी है यहाँ पे कि तीनों जितने भी हमने यहाँ पे चीज़ें पढ़ी हैं, आपका फंक्शनलिज्म का और कन्फ्लिक्ट इनइक्वलिटी का और इंट्रैक्शनिस्ट का। ठीक है, ये हमारा पहला दृष्टिकोण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये तीनों ही चीज़ें हमने पढ़ ली है और यहाँ पे तीनों को एक कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे देखी हुई है। तो ये यहाँ पे आपको बेसिकली जो हमने पढ़ रखा है वो उसको समराइज़ करके एक चीज़ दी हुई है, ये आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब हम आते हैं, बात करते हैं कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस की, जो आधुनिक संदर्भ है उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये जो 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, ये बेसिकली आपके सिलेबस में जो टॉप पे लिखे हुए हैं मैंने उनको समझा दिया। अभी आपको यहाँ पे समझना है कुछ कंटेम्प्रेरी आधुनिक जो संदर्भ उसके, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान तीनों दृष्टिकोण स्पष्ट हुए। कैसे स्पष्ट हुए? सवाल को समझिए। कोविड में ये तीनों ही बातें आपको समझ में आ जाएंगी, तीनों दृष्टिकोण समझ में आ जाएंगे। कैसे? प्रक्रियात्मक जो दृष्टिकोण है वो कैसे समझ सकते हैं आप कि लॉकडाउन फॉर स्टेबिलिटी, स्थिरता के लिए हमने कोविड-19 में क्या लगाया? लॉकडाउन लगाया। ये आपके प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण को बताता है, क्योंकि प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण में हमने यही तो बोला था कि हम अपना, हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं बीमार होने पे, अस्वस्थ होने पे। तो हमारी जिम्मेदारी क्या थी कि हम घर में रहें, ठीक है, अपने आसपास साफ सफाई रखें, इसीलिए हमने वहाँ पे लॉकडाउन लगाने की बात की। ठीक है, संघर्षवाद में आपने देखा, कन्फ्लिक्ट में क्या था कि वैक्सीन की इनइक्वालिटी देखने को मिली। जो लोग अमीर थे उनको वैक्सीन पहले लगा दी गई नहीं, मतलब उन्होंने पहले वैक्सीन को लगवा लिया क्योंकि उनकी रीच अच्छी थी, उनकी पहुंच अच्छी थी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तक थी, उनके पास पैसे थे वो वैक्सीन को लगवाने के, तो उन्होंने वैक्सीन पहले लगवा ली। और ऑब्वियस बात है, गरीब डिपेंड कर रहे थे सरकार के द्वारा दी गई वैक्सीन पर, तो वो लाइन में लगते थे और वैक्सीन को लगवाते थे। तो ये हमारा कन्फ्लिक्ट का जो दृष्टिकोण है वो दर्शाता था। और ये जो हमारा लास्ट अंतःक्रियावादी जो दृष्टिकोण है उसमें इसमें बताया कि स्टिग्मा अगेंस्ट पेशेंट। अब देखिए, जो उसको कोरोना हो गया था उसके लिए एक कलंक लग जाता था कि उसको कोरोना हो गया, लोग उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, उसको आइसोलेट कर दिया जाता था समाज से, सोसाइटी से, उसको एक कमरे में बंद करके रखा जाता था, ये उसके लिए कलंक हुआ करता था। ठीक है, तो ये तीनों ही बातें आप इस कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस से, आधुनिक संदर्भ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों की जो सारे के सारे दृष्टिकोण है वो हम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं, हम बात करते हैं, लास्ट हमारा स्लाइड है ये जो पूरा का पूरा कंक्लूजन देगा कि हमने आज अभी पूरे लेक्चर में क्या ही पढ़ा है। स्वास्थ्य को समझने के लिए एक ही दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है, ऑब्वियस बात है, हमने 3 दृष्टिकोण समझे हैं स्वास्थ्य को समझने के लिए उसमें। तो अब हम कह सकते हैं कि एक ही दृष्टिकोण से हम स्वास्थ्य को नहीं समझ सकते हैं, यह एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है जिसे फंक्शनलिज्म, स्टेबिलिटी, सोशल इनइक्वालिटी और इंडिविजुअल इंटरेक्शन तीनों के संदर्भ में समझना आवश्यक है। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने ओवरऑल समझ ली हैं। तो ये आज आपका सेकंड, मुझे लगता है आगे की स्लाइड में कुछ होगा नहीं फिलहाल, हाँ ठीक है, तो ये यहाँ पे, हाँ थैंक यू का जो स्लाइड है वो है। और ये हमारा सेकेंड लेक्चर कंप्लीट होता है यहाँ पे, और आप अपने सिलेबस को ऑब्जर्व करते रहिएगा, देखते रहिएगा, एक एक करके हम सारे ही टॉपिक पढ़ेंगे
जितनी ज़रूरत है उतनी ही पढ़ेंगे। आपको अगर लगता है कि कुछ सुझाव की ज़रूरत है तो आप वो सुझाव ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, जो कि हमारा तीसरा लेक्चर होगा, और उसमें हम आगे के जो भी टॉपिक होंगे उनको कवर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।